हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस के बारे में। इन्फोसिस को लेकर एक न्यूज़ यहाँ पर छपी दैट इन्फोसिस ADR plunges 10% in NYSE trade as quarter 4 results are not up to the mark। तो यहाँ पर ये 20 आवर्स पहले की ही है। और अगर हम यहाँ पर इन्फोसिस जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, इंडिया में भी है और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर भी है। अगर वहां पर जाकर देखें सो इन्फोसिस का शेयर डाउन है 9.78%। और 9.78% कब डाउन है? जब ऑलरेडी स्टॉक प्राइस नीचे चल रहा था, नीचे कंसोलिडेट कर रहा था और नीचे के लेवल पर यहाँ पर सपोर्ट भी ले रहा था। वहां से सीधा सीधा ये ब्रेक डाउन हुआ। तो क्वेश्चन ये आता है कि इस तरह से इतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर ब्रेक डाउन होने के बाद क्या नजर आता है और इसके रिजल्ट्स, इसके रीजंस क्या हैं? इस तरह की सिचुएशन को समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर यहाँ से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो निकलना चाहिए, अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नहीं है तो इस तरह की सिचुएशन का फ़ायदा उठाना चाहिए। अब प्रॉब्लम की बात जहाँ तक है, वहाँ इन्फोसिस इज़ द सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी इन इंडिया। और आईटी कंपनी आज की डेट में अभी भी जो डिपेंडेंट हैं ज़्यादातर वो बाहर की कंट्रीज़ के अपने क्लाइंट के बेस पर डिपेंडेंट हैं। और यहाँ पर इस बात का बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंस रहता है कि बाहर की कंट्रीज़ कैसा कर रही हैं। तो यहाँ जब हम इस बात को देख रहे हैं कि इस तरह से ब्रेकडाउन हुआ अमेरिका में, और यहाँ पर अगर इस न्यूज़ को देखा जाए तो न्यूज़ को लेकर इंडिया में उसको लेकर क्या न्यूज़ छप रही है, मैं आपको थोड़ा-सा दिखाना चाहता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर आज के न्यूज़पेपर की कुछ फ़ोटोज़ यहाँ पर फ़ोटोज़ ली। और फ़ोटोज़ में अगर हम देखते हैं, इन्फोसिस सीज़ स्लोएस्ट सेल्स राइज़ इन 6 इयर्स इन FY24। तो जब यहाँ पर स्लोएस्ट राइज़ इन 6 इयर्स इन 2024 देखते हैं, तो मन में एक क्वेश्चन ऑफ कोर्स आता है कि शायद यहाँ पर अभी अच्छी बात नहीं है, कंपनी के लिए बिल्कुल बेकार बात है। तो ये फर्स्ट हेडलाइन है। फिर सेम आज के ही न्यूज़पेपर में फर्दर भी न्यूज़ आप यहाँ पर देख सकते हो कि इन्फोसिस सेज फाइनेंशियल सर्विसेज टू गेट न्यू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इट मीन्स कि अभी जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं कंपनी की तरफ से, वो ठीक नहीं है और इसको ऑर्गेनाइज होने की जरूरत है, रीऑर्गेनाइज होने की जरूरत है। उसके बाद में हम नेक्स्ट जाते हैं तो उसी के नीचे लिखा होता है ब्रोकरेज कट टीसीएस अर्निंग्स प्राइस टारगेट्स। तो यहाँ पर इससे ये लगता है कि आईटी कंपनीज बेकार कर रही हैं, टीसीएस की भी यहाँ पर जो टारगेट्स हैं वो कट हो रहे हैं। उसके साथ में फिर आज ही के न्यूज़पेपर में फर्दर ये खबर छपती है, इन्फोसिस हिट्स ए बम्प टू बट डील पाइपलाइन स्ट्रॉन्ग। इन्फोसिस हिट्स ए बम्प, तो ये मींस, और यहां पर इन्फोसिस एडीआर प्लंज नियरली 10%। एक ही न्यूज़पेपर में 3 अलग-अलग पेजेस पर एक ही इन्फोसिस की खबर को कुछ ऐसा लगता है कि शायद इन्फोसिस से अलग न्यूज़पेपर के पास छापने के लिए कुछ था ही नहीं। सिर्फ इन्फोसिस की ही बात करके पूरे न्यूज़पेपर को कवर किया जाए। ऐसा क्यों? क्या इस खबर को एक ही पेज पर, एक ही जगह पर एक छोटे से समरी के रूप में नहीं पब्लिश किया जा सकता था? ये 3 पेज पर क्यों किया गया? मीन्स हम फ्रंट पेज खोलते हैं तब भी इन्फोसिस डरावना सा नज़र आता है। हम मिड सेक्शन में जाते हैं, वहां पर भी इन्फोसिस डरावना सा नज़र आता है। हम सबसे लास्ट पेज पर जाते हैं, वहां भी इन्फोसिस डरावना सा नज़र आता है। साथ में जो काफ़ी क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन माना जाता है सीएनबीसी, अगर हम वहां पर जाते हैं और उनके हम ब्रेकिंग न्यूज़ में यहाँ पर छपा हुआ है सीएनबीसी में, तो अगर यहाँ पर देखते हैं इन्फोसिस को कंपेयर किया गया है लास्ट क्वार्टर के नंबर्स के साथ कि जो प्रॉफिट है वो डाउन हुआ, रेवेन्यू वो डाउन हुई, अर्निंग बिफोर इनकम इंटरेस्ट एंड टैक्स वो डाउन हुआ एंड मार्जिन वो भी थोड़ा सा यहाँ पर कम हुआ। साथ में एक और चीज यहाँ पर छापी गई कि जो सीएनबीसी टीवी 18 का पोल है, उसके कंपैरिजन में यहाँ पर एक्चुअल जो नंबर्स आए वो बिल्कुल बेकार आए। अब मैं एक बात समझना चाहता हूँ, जो प्रॉफिट का पोल है, रेवेन्यू का पोल है, ईबीआईटी का पोल है या मार्जिन का पोल है, इस पोल में पार्टिसिपेट किन लोगों ने किया? यहाँ पर क्या ये मैनेजमेंट के लोग थे? नो, मैनेजमेंट के लोग कभी भी नंबर्स को पब्लिश होने से पहले उन नंबर्स के बारे में गाइडेंस को लेकर बात करते हैं, स्टार्टिंग में बात करते हैं, लेकिन मिड में कभी भी पोल में इस तरह से पार्टिसिपेट नहीं करते कि हमारे हिसाब से इतना नंबर्स आने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। ये ब्रोकरेज हाउसेस की यहाँ पर पोल्स की ली जाती है। ब्रोकरेज हाउसेस को यहाँ पर पोल में पार्टिसिपेट कराया जाता है कि आपके हिसाब से कितने नंबर्स आएंगे। तो ब्रोकरेज हाउसेस का कंपनी के फाइनेंशियल्स को एस्टिमेट करने का जरिया क्या होता है?
यहाँ पर हाउ कैन वी जज, हम एक इंडस्ट्री की बात करने लगे तो समझ में आता है कंपनी स्पेसिफिक कौन से क्लाइंट से कितनी रेवेन्यू आनी है और यहाँ पर कितने नए क्लाइंट आने हैं। अगर कोई चीज एनएससी बीएससी पर कंपनी ने यहाँ पर इन्फॉर्म नहीं की, हाउ कैन ए ब्रोकरेज हाउस पोल अबाउट इट कि क्या होने वाला है। यहाँ पर शेयर प्राइस को लेकर अगर ब्रोकरेज हाउस पोलिंग करें तो समझ में आता है कि भाई हम इस स्टॉक प्राइस पर इतने बुलिश हैं और हमारा फंड इतने करोड़ के शेयर्स मार्केट से परचेज करने वाला है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि शेयर प्राइस ऊपर जाएगा। या लास्ट जो हमारे रिजल्ट्स आए उसके बेस पर, रिजल्ट्स के बेस पर, एक्चुअल नंबर्स के बेस पर, नोट एस्टिमेशन के बेस पर, एक्चुअल नंबर्स के बेस पर शेयर प्राइस इतना जाएगा। तो लेकिन रिजल्ट्स ही इतने आएंगे, इस चीज का पोल सीरियसली ये मेरी समझ से बाहर है और हर किसी स्टॉक ट्रेडर या इन्वेस्टर की समझ से बाहर है जिन लोगों ने एक्चुअल मार्केट में पैसा कमाया है। तो इन दोनों नंबर्स को इस तरह से दिखाना तो ये भी नेगेटिव दिखाना है। कहीं ये एक मुहिम सी तो नहीं है कि वीकेंड है, लॉन्ग वीकेंड है, फ्राइडे फ्राइडे को यहां पर इस तरह का एनवायरमेंट बना दिया जाए जिसके चलते फ्राइडे जिन लोगों के पास इन्फोसिस है, जिन लोगों ने अभी बाय किया है या जिन लोगों ने यहां पर फ्यूचर में लॉन्ग पोजीशन बनाई हुई है, जिन्होंने कॉल पोजीशन बनाई हुई है, उन सबकी तबीयत अच्छे से खराब रहे 3 दिन, फ्राइडे सैटरडे संडे, वो सारे लोगों से बात करे, उन सारे ग्रुप में इस मैसेज को भेजे इन्फोसिस खत्म हो गया, इन्फोसिस खत्म हो गया, इन्फोसिस खत्म हो गया, और मंडे मीन्स जो कुछ भी है वो सारा का सारा भेज दें। तो ऐसा क्यों, मीन्स एक ही पेज पर एक जगह एक सिंप्लिसिटी के साथ चीजों को दिखाया जाए। पोल का यहां पर कोई मतलब नहीं होता। कोई ये पॉलिटिक्स का कोई सीएम वाला न्यूज तो है नहीं कि यहां पर अब एग्जिट पोल आएगा, इस तरह की कोई चीज नहीं होती। वहां एस्टिमेशन लगाए जा सकते हैं कि किस पर्टिकुलर वर्ग ने, कैटेगरी ने किसको यहां पर वोट दी होगी, लेकिन यहां पर कौन से क्लाइंट से कितना पैसा आया होगा, कितने नए क्लाइंट बने होंगे, इस चीज का ब्रोकरेज हाउस कैसे पता लगाएंगे। यहां पर इस चीज का पता नहीं लग सकता क्योंकि पब्लिक इंफॉर्मेशन नहीं होती। और यहां एक और जो पॉइंट है कि Q4 के रिजल्ट्स को Q3 के रिजल्ट्स के साथ कंपेयर करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी नासमझी है। और नासमझी नहीं है, एक्चुअल में ये प्री प्लान्ड होता है कि किस तरीके से पब्लिक को डराना है यहां पर। और प्री प्लान कैसे होता है, हमेशा जब भी क्वार्टरली रिजल्ट्स को कंपेयर किया जाता है, आप मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, जब भी क्वार्टरली रिजल्ट्स को कंपेयर किया जाता है किसी भी कंपनी के, वो लास्ट क्वार्टर से कभी कंपेयर नहीं किया जाता, वो लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर किया जाता है। क्योंकि कोई भी कंपनी हो, किसी भी सेक्टर की हो, किसी भी कैटेगरी में आती हो, वो कहीं ना कहीं सीजनल जरूर होती है। अगर साइक्लिकल कंपनीज नहीं होती, यानी कि जिनकी साइकिल 2-3 इयर्स 4 इयर्स की नहीं होती, सीजनल वो भी होती हैं। सारे क्वार्टर्स कभी भी किसी भी कंपनी के सेम नहीं होते। तो यहां अगर हम इस बात को समझने लगे, मार्च क्वार्टर को कंपेयर किया जाना चाहिए दिसंबर से नहीं, लास्ट ईयर के मार्च क्वार्टर से। अब लास्ट ईयर के मार्च क्वार्टर से जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो रिजल्ट क्या निकल कर आता है कि यहां तो रेवेन्यू 5000 करोड़ से इंक्रीज हो गई। 32,276 करोड़ रुपीस की रेवेन्यू थी, दैट हैज बीन इंक्रीज टू 37,441 करोड़, मींस ए राइज ऑफ 15%। अब 15% अगर राइज है ईयर ऑन ईयर, तो ये तो अच्छी खासी ग्रोथ है। उसके साथ में अगर यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखने लगे, 7,846 करोड़ से बढ़कर दिस इज 9,000 करोड़, दिस इज अगेन 15% राइज, तो ये भी अच्छी फिगर है। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स को देखने लगे तो यहां पर भी 1,000 करोड़ का राइज है, ये भी 15% ग्रोथ है, तो ये भी अच्छी खासी ग्रोथ है। और सेम तरीके से नेट प्रॉफिट देखने लगे तो नेट प्रॉफिट में भी यहां पर सेम ही तरीके की ग्रोथ है। अब जब ये सारी ग्रोथ इतनी अच्छी है, 15% राइज है, खासतौर से कौन से एनवायरनमेंट में, जब ग्लोबली पूरा ग्लोब मींस हर एक डेवलप्ड कंट्री इन्फ्लेशन की मार से जूझ रही है, इंटरेस्ट रेट हाइक से जूझ रही है, और उस टाइम पर लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से 15% का ग्रोथ आना, ये तो कमेंडेबल जॉब है। तो यहां रिस्क आया कहां से, ये डराने वाला और अमेरिका में 10% एक स्टॉक को गिराने का एक तरह से प्री प्लान तरीके से काम करना। और ऐसा नहीं है कि इस तरह का काम पहले नहीं किया गया। तो मैं आपको बैक टेस्टिंग भी दिखाता हूं, आपको एक केस भी बताता हूं। जब 2019 में सेम सिनेरियो आया था, 2013 में भी सेम सिनेरियो आया था। 2019 का तो मुझे एग्जैक्टली याद है, और उसके बाद मैंने शेयर परचेज भी किए थे और अच्छे खासे पैसे भी कमाए थे। मैं आपको बताता हूं, अक्टूबर 2019 की बात है, और अक्टूबर 2019 में कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर इश्यू बनाया गया था। टाइमलाइन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस लैप्सेस एट इन्फोसिस,
सीईओ विशाल सिक्का तब थे और उनके ऊपर ब्लेम गेम खेला गया था। 22 अक्टूबर 2019 की ये बात है और उस टाइम पर इन्फोसिस ही और 22 अक्टूबर 2019 अगर हम वहां पर जाने लगे तो मैं आपको दिखाता हूं यहां पर गैप डाउन हुआ था। कितने परसेंट का गैप डाउन है? 12% का गैप डाउन है 21 अक्टूबर 2019। 21 अक्टूबर 2019 ऑफ अमेरिका और 2019 मींस 21 अक्टूबर 2019 अमेरिका की जब मार्केट क्लोज हुई तब तक इंडिया में 22 अक्टूबर हो चुका होता है, क्योंकि अमेरिका यहां पर माइनस में चलता है टाइम के हिसाब से और इंडिया प्लस में चलता है। इंडिया प्लस में 5.5 आवर चलता है और अमेरिका ऑलमोस्ट 6 आवर्स लेट चलता है यहां पर। तो 12 घंटे का 12 आवर्स का ये मोटा मोटा गैप होता है। तो वहां पर इसी तरीके से 12% गिराया गया, इसी तरह की खबरें छापी गई और इंडियन मार्केट में उस टाइम पर क्या हुआ। अब इंडियन मार्केट का हम चार्ट ओपन करके देखते हैं कि उस पर्टिकुलर टाइम पर क्या हुआ। 22 अक्टूबर 2019 को इंडियन मार्केट में स्टॉक प्राइस कोलैप्स्ड। वो होना ही था। और यहां पर डाउन हुआ, ओपन गैप डाउन ओपन हुआ और उसके बाद में 16%, यहां आपको परसेंटेज नजर आएगी, 16% डाउन हुआ। सेम तरीके की यहां पर एक पूरी रणनीति बनाई गई, एक प्रॉपर प्लान बनाया गया, स्ट्रेटजी बनाई गई कि पहले अमेरिका में गिराएंगे, यहां पर खूब सारा शोर मचाएंगे, खूब सारा शोर मचाकर इंडियन मीडिया से भी शोर मचवाएंगे या फिर वो खुद ही शोर मचा देंगे। क्यों? क्योंकि अगर किसी इंडियन स्टॉक को लेकर अमेरिका में इस तरह का शोर मचता है तो इंडियन मीडिया का भी कहीं ना कहीं ये फर्ज बनता है कि इस तरह की खबरों को बताया जाए। लेकिन एक ही खबर को एक ही न्यूज़पेपर में एक ही दिन फ्रंट पेज पर भी, मिड पेज पर भी और लास्ट पेज पर भी, और जिस नंबर्स को हमें लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करना चाहिए उसको लास्ट ईयर मींस लास्ट क्वार्टर के नंबर से कंपेयर कर देंगे जिससे वो नेगेटिव रेड रेड नजर आए, सब कुछ रेड नजर आए। यार इतनी नासमझी कम से कम इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ इंडियंस मीडिया को नहीं करनी चाहिए। ये मेरा सिंपल सा मानना है। हमें इस चीज में थोड़ा सा कहीं ना कहीं इंडियन तो बने यार, कम से कम इंडियन इन्वेस्टर्स का साथ तो दें कि ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। यहां ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है कि लास्ट क्वार्टर से कंपेयर क्यों कर रहे हैं, इसको लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करना चाहिए। अमेरिका ने इस काम को पहले भी किया हुआ है, इस बात को इस खबर के साथ क्यों नहीं छापा गया कि यूएस ने इस काम को पहले भी किया हुआ है, 2019 में भी किया था, तो अभी भी वापस से ऐसा कर रहे हैं। इट इज गोइंग टू बी बाइंग अपॉर्चुनिटी, ये सब बातें क्यों नहीं कह रहे हैं? तो मेरी एक अपील है इंडियन मीडिया से, जहां पर इंडियंस ही काम कर रहे हैं, कि कम से कम ये काम ना किया जाए। आपको पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अभी कल परसों ही जलियांवाला हत्याकांड का मेमोरियल डे था और अगर आप सबको याद हो जलियांवाला हत्याकांड में जितनी भी गोलियां चलाई थी वो सारी की सारी गोलियां हिंदुस्तानियों ने चलाई थी। हर एक सिपाही उस टीम में, अंग्रेजों के कहने से हर एक सिपाही हिंदुस्तानी था और हिंदुस्तानियों के ऊपर ही अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी जो सारे निहत्थे थे। ये काम हिंदुस्तान में डे 1 से होता हुआ है और यही रीजन है कि आज तक हिंदुस्तान इन सारी नकारात्मक ताकतों का गुलाम रहा है। और यही रीजन है कि मोहम्मद गजनवी हिंदुस्तान को 17 टाइम्स लूट पाया। यहां पर किसने साथ दिया उन लोगों का? उन लोगों का साथ हम इंडियंस ने ही दिया और इस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया कि हो क्या रहा है। तो यहां पर भी ये सेम ही केस है। अपनी सारी खबरें छापो लेकिन उसका सच्चाई तो बताकर छापो यार, ये फर्ज बनता है आपका, क्योंकि सब लोग आप ही को देखते हैं और किसी को नहीं देखते। मेरी आवाज सिर्फ और सिर्फ 3 लाख लोगों तक जाती है, आपकी आवाज 140 करोड़ लोगों तक जाती है। ये आपका फर्ज है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और अगर कुछ लोगों की इतनी अप्रोच है कि वो मीडिया हाउसेस तक इस खबर को पहुंचा पाए तो उनको ये अपील कराओ यार, ये हम सबका फर्ज है, ये किसी एक का फर्ज नहीं है। अब यहां पर क्या हुआ उस न्यूज के बाद? इस पूरे टाइम पर जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उन सभी ने अपना माल बेचा होगा डर के मारे, और जिसने खरीदना था उसने नहीं खरीदा होगा। उसका रिजल्ट क्या निकला उसके बाद यहां से इमीडिएटली स्टॉक प्राइस ने ऊपर जाना शुरू किया। उसके बाद ये 30% ऊपर गया, मींस इमीडिएटली विद इन नो टाइम 5 मंथ्स के अंदर अंदर 30% अप गया। उसके बाद कोई लो नहीं बना। उसके बाद पेंडेमिक आया, क्योंकि पेंडेमिक आने की वजह से स्टॉक प्राइस गिरा और पेंडेमिक आने के बावजूद भी जो इसने यहां पर नेक्स्ट डे लो बनाया था, वहां से लेकर जो इसने रैली दिखाई, दिस रैली वाज 3 टाइम्स। आप ये समझकर चलो कि किस तरह का ये गेम खेला गया था। उस टाइम भी 640 का लो बनाया गया, नॉन स्टॉप स्टॉक ने यहां पर 2000 का हाई टच किया। दिस इज मोर देन 3 टाइम्स। ये इस तरह के गेम खेले जाते हैं। यहां पर हमें एक होने की जरूरत है, समझदारी की जरूरत है।
सभी लोग यहाँ पर इस तरह की बातें नहीं करेंगे जैसी मैं कर रहा हूं, लेकिन अगर देशभक्ति करनी है तो डे टू डे रूटीन में अपनी सारी एक्टिविटीज में करने की जरूरत है। देशभक्ति का मतलब कोई नारे लगाना नहीं होता, बल्कि राइट मैसेज अपने सिटीजन्स, जो अपने डियर सिटीजन्स हैं, उनके पास तक पहुंचाना होता है, जिससे हम बाहर के लोगों से अपने इंडिया को बचा सकें और यहां पर मजबूत कर सकें। यहां पर सेम सिनेरियो अभी नजर होता हुआ फिर से नजर आएगा। आप एक चीज समझो, a stock that is already down, one stock that is already down by 30% from the lifetime high, अगर आप इस चीज को देखोगे, दिस इज 29% डाउन। ये यहां से और डाउन क्यों जाएगा? क्या जो इन्फ्लेशन का इंपैक्ट है, जो यहां पर ग्रोथ थोड़ी सी कम हुई है, क्या ये पहले से नहीं पता था? ये जो पूरा स्टॉक प्राइस यहां पर डाउन आया हुआ है, ये किस लिए डाउन आया था? ये इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आया था कि शायद ग्रोथ उतनी नहीं आएगी। दिस इज ऑलरेडी फैक्टर्ड इन हियर। अब आप एक चीज और समझो, यहां पर अगर थोड़ी सी ग्रोथ कम भी है, तो इसी प्रेशर किसके ऊपर आएगा वापस से ग्रोथ को रिस्टोर करने का? जो कंपनी के सीईओ हैं, जो सीटीओ हैं, जो मैनेजमेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उनको जो करोड़ों रुपए की मोटी सैलरी जा रही है, क्या जो शेयर होल्डर्स हैं, मेन शेयर होल्डर्स हैं, क्या उनको ऐसे ही ये कहेंगे कि कोई बात नहीं, आपने अच्छा नहीं किया, इट्स ओके, हम आपकी सैलरी फिर से बढ़ाएंगे, हम आपको फिर से इंसेंटिव देंगे, हम आपको फिर से ईसोप देंगे, कोई बात नहीं, आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं? या ये कहा जाएगा कि भैया इसको रिस्टोर करो, ये आप ही का काम है, और अगले क्वार्टर तक ये चीजें ठीक हो जानी चाहिए, इतने क्लाइंट्स आने चाहिए, और अगले एक साल तक हमें इतनी वापस से ग्रोथ दिखानी है? क्या किया जाएगा? आप खुद समझ कर देखो। दिस इज नॉट आवर जॉब बीइंग द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, दिस इज द जॉब ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू रिस्टोर द ग्रोथ। ये उनका काम है। और 30% जो ऑलरेडी डाउन है, ये इसलिए डाउन है, आप इस बात को समझो। लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करें तो 15% की यहां पर ग्रोथ है। और अगर लास्ट हम क्वार्टर से भी अगर इसको कंपेयर करने लगे ना, तब भी रेवेन्यू हमारी कुछ भी कम नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है, कुछ भी फर्क नहीं है ऐसा, जितना डराने की यहां पर कोशिश की गई है। तो हमने क्या करना है? हमने यहां पर पहले जब ऐसा हुआ था, तब उसका रिजल्ट क्या निकला था कि यहां पर एग्जिट करना चाहिए था, या ये एक टॉप क्लास अपॉर्चुनिटी थी अपने पैसे को 3 टाइम्स करने की कुछ सालों में। तो मैं तो यहां पर अगर 10% गिरता है, आई विल बी ए बायर। आप खुद से समझदार हो कि आपको क्या करना है। मेरा काम था आप सबके सामने तक रियल पिक्चर लेकर आना, और मेरी आपसे गुजारिश भी है कि आप भी इस वीडियो को इतना शेयर करो कि जिससे हर किसी को अपने स्टॉक को बचाने की यहाँ पर कम से कम समझने की तो ताकत आए कि ये सब चीजें काम कैसे करती हैं। क्योंकि अगर समझा नहीं तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगी। विदेशी ताकत यहाँ पर हमारे ऊपर भारी पड़ेगी, जबकि हमें सिर्फ आज की डेट में चीजों को स्प्रेड करने की जरूरत है। जो पॉजिटिव चीजें हैं उनको ज्यादा स्प्रेड करने की जरूरत है, जिससे हम सब लोग अपने आप को बचा सकें। तो मेरा काम सिखाना है, आपका काम सीखना है। सीखते रहिए यहाँ पर। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद।